फिजिसिमैटिका में एक बार आपका वापस से स्वागत है। मैं अमन राज आज एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। आज का हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सेशन रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रहेगा, जिसमें ज़्यादा समय गवाए बिना हम कैसे फोकस करें चीज़ों पर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। तो हमारा आज का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे सामने सबसे पहला सवाल आता है इस चैप्टर के हेडिंग से ही कि फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर फोर्स का देखा जाए तो पुश एंड पुल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। फोर्स इज ए पुश एंड पुल। फोर्स का कुछ इफेक्ट भी होता है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म एक तरह का फोर्स होता है, पुल एक तरह का फोर्स होता है, पुश एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटी एक फोर्स होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, एक्सीलरेशन जो फ्रिक्शन के कारण, जो फोर्स के कारण ही होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म मेनली हम फ्रिक्शन, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं। आने वाले जो आपके चैप्टर होंगे 9th में ग्रेविटी आप पढ़ोगे, फ्रिक्शन जाके आप 11th में पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म जो है आप 10th में ही पढ़ लोगे, एक्सीलरेशन अपने पहले चैप्टर मोशन में ही पढ़ लिया था। तो वापस एक बार फोर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, दैट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसके स्पीड को भी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दैट कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को कौन चेंज कर सकता है, फोर्स। दैट कैन स्टार्ट और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट कैन स्टार्ट एंड स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ला सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट पे ला सकता है। ठीक है, डेली लाइफ के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो एक डोर को अगर हम पुश करें, ठीक है, डोर को हम पुश करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। पुलिंग ए बकेट फ्रॉम ए वेयर, कुएं से जो हम बाल्टी निकालते हैं तो वो भी एक तरह का फोर्स अप्लाई करके निकालते हैं। फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं पैरों से अपने तो वो भी फोर्स लगाते हैं हम। स्ट्रेचिंग है रबर बैंड। ठीक है, रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है फोर्स के जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो फोर्स जो है सबसे पहले शेप को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जैसे आपके सामने एक फोटो है, ये है स्पॉन्ज। ठीक है, ये एक तरह का स्पॉन्ज है। इसे जब आप इस पे जब आप फोर्स लगाओगे या दबाओगे इसे तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो स्पॉन्ज को जब आप दबाते हो तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो। ठीक है, स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को या कंप्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, स्प्रिंग का शेप और साइज चेंज होता है। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग के नीचे एक फोर्स लगा दिया गया। ठीक है, ये देखिए, ये वेट, इसके कारण वेट आएगा। ये छोटे मास जो हम स्प्रिंग के नीचे लगा रहे हैं तो ये मास क्या करेगा, वेट होगा। वेट एक तरह का फोर्स होता है। ठीक, तो इन फोर्स के कारण क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा या स्ट्रेच होगा। ठीक, पहले इतना होगा, फिर अगर हम 2 लगा दे तो और इलोंगेट होगा। अगर इसी तरह हम अंदर की तरफ फोर्स लगाए, ठीक है, अंदर की तरफ अगर हम फोर्स लगाए, इधर की ओर फोर्स लगाए तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना। बिल्कुल, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, फोर्स जो है स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है। ठीक, अप्लाइंग ब्रेक ऑन ए बाइसिकल। ठीक है, आप मान लो आप साइकिल पे चल रहे हो, ठीक है, साइकिल को चला रहे हो, अचानक आपने ब्रेक मारा तो क्या होगा, आप रुक जाओगे। आप पहले कुछ स्पीड में थे, अभी आप रेस्ट पे आ गए तो क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है ना। बिल्कुल, आप साइकिल चला रहे हो, अब पैडल तेज तेज करने लगे, ठीक, तो उससे क्या होगा, स्पीड साइकिल का इंक्रीज होगा। ठीक,
ये देखिए कोई साइकिल लेकर जा रहा है, ठीक, आपने पीछे से उसे एक पुश दे दिया, एक फोर्स दे दिया, तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यही जन साइकिल लेके जा रहा है, इसको हम पीछे से पुल कर दे, खींच ले अपनी तरफ, तो क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक। आगे चलते हैं। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, बॉलर बॉल फेंकता है, बल्लेबाज शॉट मारता है, तो ये इस डायरेक्शन से आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, जैसे बैट से लगा ये दूसरे डायरेक्शन में चला गया। आपने बैडमिंटन में भी देखा होगा, शटल कॉर्क आता है, बैडमिंटन से जब वो हिट होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, एग्जाम्पल इसका एक क्रिकेट बॉल चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग ए बैट। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, ए शटल कॉर्क changes its direction when it is hitted by बैडमिंटन रैकेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन ब्रिंग मोशन और स्टॉप, ठीक है। फोर्स जो है कोई भी रेस्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है उसे मोशन में ला सकता है, या फिर अगर कोई मोशन में है तो उसे रेस्ट पे ला सकता है। जैसे अगर ग्राउंड में आप हो और आपके सामने क्या है, एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, एक फुटबॉल रखा हुआ है, आपने जैसे किक किया, वो बॉल रखा हुआ था, स्टेशनरी था, ठीक है, वो रुका हुआ था, मोशन में नहीं था, रेस्ट पे था, तो आपने जैसे किक किया, मोशन स्टार्ट हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है उसे मोशन में ला सकता है। दूसरा है, ये जो है ना, मोशन को रोक भी सकता है, रेस्ट पे ला सकता है। मान लो बल्लेबाज बॉल मारा, ठीक है, अभी बैट्समैन हिट किया, बॉलर बॉल फेंका, बैट्समैन हिट किया, ठीक, तो फील्डर उसको कैच कर लिया, तो बॉल क्या था, मोशन में था। अभी बॉल कैसा हो गया, जैसे ही कैच हुआ तो वो रुक गया ना, रेस्ट पे आ गया। तो कैचिंग ए मूविंग बॉल से क्या होता है, मोशन स्टॉप हो जाता है, बॉडी रेस्ट पे आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट कंक्लूजन इस बात का यही है कि फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ला सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट पे ला सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट सा टर्म आता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या होता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स हमें नाम से ही पता चल रहा है कि, ये देखो आप इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझोगे, ये थग्स ऑफ वॉर कहते हैं इसे शायद, ठीक है। इसमें दोनों जन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, लेकिन ये कोई मोमेंट शो नहीं कर रहा है। दोनों जन फोर्स लगा रहे हैं, ये कोई मोमेंट शो नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना फोर्स इन्होंने लगाया, ठीक है, ये पीली ड्रेस वाली ने जितना फोर्स लगाया उतना इस रेड ड्रेस वाली ने इधर की ओर लगा दिया। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, इसके कारण ये कोई मोमेंट शो नहीं करता। तो ऐसे फोर्स जो इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है, ऐसे फोर्स जो इक्वल और अपोजिट हो उसे हम क्या कह देंगे, बैलेंस फोर्स, ठीक है। ऐसे फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक, इक्वल फोर्स एक्टिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स एक्टिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, नो चेंज इन मोशन। रेस्ट में वो पहले थी, अब भी रेस्ट में ही है। यहाँ पे देखो आप, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये पहले से रेस्ट पे थी, अब भी रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक। तो ऐसे फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और जिसके कारण मोशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक, जिसके कारण मोशन में कोई चेंज नहीं आता है, उस तरह के फोर्स को हम कह देते हैं बैलेंस फोर्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैलेंस फोर्स को अगर आप समझोगे तो कुछ ऐसे समझ सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर 2 न्यूटन ऊपर फोर्स लगा, 2 न्यूटन ऊपर फोर्स लगा, 2 न्यूटन नीचे फोर्स लगा, तो ऊपर नीचे का फोर्स क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। 2 न्यूटन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट में कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, ठीक है। सारे फोर्स
ये लेफ्ट वाला राइट को कैंसिल कर देगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर देगा, ठीक। तो इस तरह के जो फोर्स होंगे अपने, यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे। इक्वल फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन इधर भी लग रहा है नीचे की तरफ, 2 न्यूटन ऊपर भी लग रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो। ऐसे फोर्स जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगे उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स, जिसके कारण कोई मोशन शो नहीं होता, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल, ठीक है, एक टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, तो ये कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बुक का कुछ वेट होगा, वेट एक फोर्स है, ठीक है, वेट एक फोर्स है, तो वेट एक फोर्स है, तो इसके कारण जो है नीचे mg लग रहा होगा, ठीक, mg वेट एक फोर्स है, इस बुक पे वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी के कारण वेट लगता है, तो जिसे हम कैसे कह देते हैं, mg, ठीक है। और ऊपर ये टेबल और बुक के बीच में एक कांटेक्ट है, ठीक है, क्या है, कांटेक्ट, ठीक। तो इस कांटेक्ट के कारण एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर सटा हुआ हो, आपस में कांटेक्ट में हो, कनेक्शन में हो, तो वो उस पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाता है। तो अभी हम इस बुक का बात कर रहे हैं, तो बुक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, और इस बुक के वेट के कारण जो है mg लग जाएगा फोर्स। तो ऊपर और नीचे नॉर्मल रिएक्शन, और ये वेट जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन को हम n से लिख देते हैं, और ये mg हो जाएगा। ये दोनों बराबर होगा, वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल इज एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स, क्योंकि इस बुक पे दो फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दूसरा नीचे की तरफ वेट लगेगा, ठीक है। ग्रेविटी नीचे के कारण लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगा जिसके कारण वेट लगेगा, ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे फोर्स जहाँ पे दो फोर्स इक्वल अमाउंट में लग रहे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक, और रिजल्टेंट क्या होता है, कोई नेट मोमेंट नहीं हो रहा होता है, कोई नेट मोशन नहीं होता, तो वो फोर्स कहलाते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। आगे अगर हम दूसरे टाइप की फोर्स की बात करें, एक टाइप तो हो गया अपना, एक टाइप हो गया अपना बैलेंस फोर्स, दूसरा टाइप हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, ऐसा फोर्स जो इक्वल ना हो, ठीक है, जिसके कारण स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो जाए या मोशन हो जाए, ठीक है, ऐसा फोर्स जो इक्वल ना हो जिसके कारण स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक, ऐसा फोर्स जो इक्वल ना हो जिसके कारण स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे ये पिंक ड्रेस में जो महिला है वो एक फोर्स लगा रही है, इस तरफ पिंक फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पिंक फोर्स, ठीक, और इधर से एक पुरुष भी है, एक लड़के भी हैं, बॉय, वो फोर्स लगा रहे हैं इधर से, ठीक। तो ऐसे फोर्स जो है अनइक्वल फोर्स होगा, मान लेते हैं इक्वल फोर्स नहीं है, ठीक है, इक्वल फोर्स नहीं है, तो हमारा मोशन हो जाएगा इस तरफ, ठीक, जिधर ज़्यादा फोर्स होगा, मान लेते हैं ये ब्लू वाला ज़्यादा फोर्स है या ग्रीन कलर के जो जना है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो इस तरफ मोशन हो जाएगा, ठीक, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर मोशन हो जाएगा। मान लेते हैं ग्रीन वाले 50 न्यूटन लगा रहे हैं और ये पिंक वाली जो है 200 न्यूटन लगा रही है फोर्स, तो क्या देखने को हमें मिलेगा कि इस तरफ नेट मोमेंट हो रहा है, ठीक,
नेट मोमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो जाएगा 150 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। 200 न्यूटन इधर था, 50 न्यूटन इधर था, ठीक। 200 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, 150 न्यूटन, तो मोमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अनइक्वल फोर्स है जिसके कारण हमें मोशन या मोमेंट देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे फोर्स जो अनइक्वल नेचर में हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पे अगर अनइक्वल फोर्स लगे तो उसके कारण क्या होगा, स्टेट चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक। अनइक्वल फोर्स लगेगा तो स्टेट चेंज होगा। तो ऐसे फोर्स कहलाते हैं अपने अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता, अगर दोनों 50-50 न्यूटन फोर्स लगाते और कोई नेट मोशन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या है, अनइक्वल फोर्स लगेंगे जिसके कारण हमें नेट मोशन देखने को मिलता है। यहां पे देखिए आप, ए और बी हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। ए जो है, ए जना जो है अपने, वो फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, ठीक। ए जना कितना फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, बी कितना फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। तो क्या ये इक्वल फोर्स है, नहीं, अनइक्वल फोर्स है, ठीक। तो नेट फोर्स जो है अपना ए की डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हमें इधर को देखने मिल जाएगा, ठीक। इधर देखने मिल जाएगा जो होगा 50 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का नेट फोर्स ऐसा देखने को हमें मिल गया, ठीक। नेट फोर्स इधर 50 न्यूटन का हमें देखने को मिला, ठीक। तो ऐसे फोर्स कहलाएंगे अनबैलेंस फोर्स। अब देखो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, ये ऑब्जेक्ट जमीन पे कांटेक्ट में रखा होगा तो ऊपर की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगा, नीचे की तरफ इसका वेट मान लेते हैं वो भी कितना था 100 न्यूटन था, नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों इक्वल फोर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन साइड वाले फोर्स तो अनइक्वल फोर्स थे ना, इधर कितना लग रहा था 100 न्यूटन, इस तरफ कितना लग रहा था 50 न्यूटन, ठीक। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं जहाँ पे अनइक्वल फोर्स एक्ट करते हैं, ऊपर और नीचे वाला फोर्स इक्वल है लेकिन साइड वाला तो अनइक्वल है ना, तो ये पूरा सिनेरियो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स इज ए रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स। नेट फोर्स इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ, नेट फोर्स इज ए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ले, उस पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ए जो जमीन पर रखा हुआ है, नीचे क्या है, जमीन है, ठीक है, सरफेस है कोई चीज का, मान लेते हैं सरफेस है। इस डायरेक्शन में इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको यहाँ से नेट फोर्स अगर निकालने दिया जाए, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्स को जोड़ देना है, ठीक, विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, ऐसे नहीं जोड़ना है। तो F1 को देख लीजिए, F1 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। हमने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया, ठीक है। ये जो आपको रेड में दिख रहा है इस वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, और जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, ठीक, जो ग्रीन में दिख रहा है उसे हमने नेगेटिव कंसीडर किया, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है ना, एक दूसरे से उल्टा है। तो हमने एक को पॉजिटिव कंसीडर किया, एक को नेगेटिव कंसीडर किया। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा 100 F1, पहले ऐसे देखते हैं, नेट फोर्स F1 प्लस F2, ठीक,
F1 कितना हो गया 100 न्यूटन, F2 कितना हो गया -50 न्यूटन। ठीक है, ग्रीन वाले डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसीडर किया था, तो 100 न्यूटन -50 न्यूटन कितना हो गया ये नेट फोर्स 50 न्यूटन। ठीक है, नेट फोर्स इज ए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। याद रखना है नेट फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जितना ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट था तो इस पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा था, कितना फोर्स एक्ट कर रहा था, 2 फोर्स F1 F2। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में रहे तो ऐड कर देना है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक केस लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ए एक ऑब्जेक्ट है जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर इस पे इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या रूल, नेट फोर्स का रूल क्या कहता है, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा 20 + 10 30 न्यूटन। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले फोर्स जुड़ जाएंगे। अब दूसरा केस ले लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट है अपने पास, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन इंटू इधर 10 न्यूटन। तो एफ नेट अगर हम दूसरे केस में निकाले तो कितना हो जाएगा 20 - 10। ठीक है, अब 10 - भी 20 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बड़े वाले को आप हमेशा पॉजिटिव लेना, ये कर सकते हो, या -10 न्यूटन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स रहे तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में रहे तो ऐड करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये 4 सवाल है आपके लिए, आपको नेट फोर्स निकालना है। ठीक, तो ये देखिए नीचे की तरफ कितने न्यूटन का फोर्स लग जा रहा है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा बचा इधर, इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, इधर की ओर 20 न्यूटन। तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एफ नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक, अगले वाले केस में देखते हैं, इधर की ओर लग रहा है 25 न्यूटन, इधर की तरफ लग रहा है 25 न्यूटन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो 25 - 25 विल बी 0। ठीक है, अब ऊपर की तरफ अगर आप देखो 25 ऊपर की तरफ फोर्स है और 25 नीचे की तरफ फोर्स है, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में। ये एरो जो है वो डायरेक्शन दिखाता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चल रहा है कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो ये एरो जो है वो डायरेक्शन दिखाता है। ठीक, 25 ऊपर की तरफ, 25 नीचे की तरफ, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा 0 न्यूटन, एफ नेट 0 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब सी और डी वाले केस में बहुत आसान केस है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि आपको बताना है नेट फोर्स कितना लग रहा है। ऊपर की तरफ 20 न्यूटन है, नीचे की तरफ भी 20 न्यूटन है, तो ऊपर नीचे तो कुछ नेट फोर्स नहीं लगेगा इस वाले केस में। लेकिन इधर 10 न्यूटन है और इस तरफ 60 न्यूटन है। अपने लेफ्ट साइड में जो है 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये अनइक्वल फोर्स है। अनइक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर रहे तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 60 - 10। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो अपने पास कितना हो गया 50 न्यूटन फोर्स हो गया। अगर आप इस डायरेक्शन को, ये राइट साइड वाला जो डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव लेते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 - 60 विल बी 50 न्यूटन। दोनों ही सही होगा। ये सारे चीज़ जो है ना, फोर्स जो निकल रहा है नेट फोर्स, ये -50 भी सही होगा, 50 भी सही होगा। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो। तो डी नंबर मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक, तो सी नंबर वाले केस में हमारा नेट फोर्स कितना आ गया, सी नंबर वाले केस में हमारा नेट फोर्स कितना आ गया था,
कितना आया था, -50 न्यूटन या 50 न्यूटन। डी नंबर क्या है आपका, होमवर्क। ठीक है, डी नंबर क्या है, होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के लॉज पे आ चुके हैं। इस चैप्टर का हेडिंग क्या था, फोर्स एंड लॉज ऑफ न्यूटन्स। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, फोर्स के बारे में था। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स के लॉज के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज। ठीक है, तो अपने जो सर आइजैक न्यूटन थे, आप जानते हो ना सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। ठीक है, इन्हें तो अब तक का सबसे महान फिजिसिस्ट भी माना जाता है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि मैक्स प्लैंक है, मैक्सवेल है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, स्टीफन हॉकिंस है, और रिचर्ड फेमिन जो है, अपने बहुत सारे और फिजिसिस्ट आते गए, तो सबके अकॉर्डिंग वेरी करता है। लेकिन मैक्सिमम लोग सर आइजैक न्यूटन को ना बहुत बड़े फिजिसिस्ट मानते हैं। अपने गैलीलियो भी हैं। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन एक फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट किसको कहते हैं, जो फिजिक्स को पढ़े। अच्छा, जो फिजिक्स को पढ़े, उसे डिराइव करे, उसके बारे में नई नई डिस्कवरी करे, उसे फिजिसिस्ट कहते हैं। ठीक, तो सर आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था, 3 लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो एक्सप्लेन करता था फोर्स एंड मोशन के रिलेशन को। अभी हमने फोर्स पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे कौन एक्सप्लेन करता है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। कितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, ये देखिए, आपको वो फेमस एप्पल स्टोरी पता है कि नहीं। एक दिन न्यूटन सर जो थे अपने गार्डन में बैठे हुए थे, उनके सामने सेब गिरा। ठीक है, गार्डन में वो बैठे हुए थे सेब के पेड़ के नीचे। ठीक है, एप्पल के ट्री के नीचे। तो सेब गिरा, एप्पल गिरा पेड़ से, तो उनके दिमाग में आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, या कहीं दूर क्यों नहीं चला गया, बिल्कुल नीचे ही से, पेड़ के नीचे ही आके क्यों गिरा। तो उसके बाद इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था। ठीक ठीक, इन्हीं न्यूटन का एक जो है, इन्होंने मोशन को गवर्न करने के लिए मोशन और फोर्स के रिलेशन को बताने के लिए लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन थे। तो ये लॉज ऑफ मोशन जो थे वो कुछ इस तरह थे। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके मैं सभी को आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला लॉ कहता है, बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक, इसको हम और अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो इस फोर्स का जो है ना, इस लॉज का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है फोर्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो बुक वाला एग्जांपल याद है जो टेबल पर रखा था, ये बुक है अपना। ठीक, ये क्या है, बुक जो टेबल पर रखा हुआ था। ये रेस्ट पे कब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स आर बैलेंस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फोर्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं। दूसरा फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि नेट फोर्स 0। इस बुक पे नेट फोर्स कितना है, 0। आप निकाल सकते हो ना, नेट फोर्स 0। अब फोर्स 0 तो आप समझोगे, अगर फोर्स 0 तो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। फोर्स 0 हो गया ना, मास तो 0 नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसका मास 0 नहीं हो सकता। तो अपना क्या 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। इसीलिए फर्स्ट लॉ में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, सेकेंड लॉ का अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ जो कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स।
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दे एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड लॉ थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली होता है तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इसीलिए आता है। मेरे पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि रेट और टाइम जो है ना, एक रेट वर्ड का मीनिंग ही टाइम से जोड़ा जाता है। रेट मतलब टाइम। जैसे आप कहीं पे जाते होगे मार्केट तो क्या पूछते हो कि क्या रेट चल रहा है आलू का, क्या रेट चल रहा है कपड़ा का। रेट का मतलब होता है कि उस समय उस चीज़ का क्या वैल्यू है, उस चीज़ का क्या मूल्य है। ठीक है, तो रेट जो है समय से रिलेटेड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होने का रेट मतलब टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट का मतलब ही होता है टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो वहाँ से हम आगे देखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए कैसे आता है। अगला हम चलते हैं थर्ड लॉ के तरफ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं आने वाले अपने सेगमेंट में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसका स्टेटमेंट ये था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा हो। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ये ऑब्जेक्ट कोई मान लेते हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एक फुटबॉल है, उसे मैंने ग्राउंड पे रखा है। ठीक है, फील्ड पे रखा हुआ है फुटबॉल। ठीक, ये हरी हरी घासें नीचे। ठीक है, ये फील्ड पे रखा हुआ है फुटबॉल। ठीक, ये रेस्ट पे कब तक रहेगा, जब तक हम इसको पैर से ना मारे, हाथ से ना मारे, या इस पे कोई फोर्स ना लगाए। ठीक है, ये सबसे पहले किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। बात बिल्कुल सही है, ये रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक हम इसको हिट ना करें, इस पे फोर्स ना लगाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, आप मान लो साइकिल चलती जा रही है, एक साइकिल है। ठीक, अपने पास एक साइकिल है, साइकिल का डायग्राम मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं कार बना देता हूँ, कार बन जाता है मुझसे। ठीक, ये कार चलती जा रही है। मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता तो कार को एक बार स्टार्ट कर देते तो वो चलते रहता। ठीक है, रुकता नहीं। साइकिल का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, साइकिल को आप जैसे एक बार पैडल मारते और फ्रिक्शन नहीं होता तो वो चलते रहता। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। ठीक, जो साइकिल को रोकने में हेल्प करता है, साइकिल को रोक देता है। ठीक, वो एक्सटर्नल फोर्स मतलब फ्रिक्शन अगर हम हटा दे तो साइकिल चलता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा हमेशा के लिए, अगर उस पर बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना आप। ठीक, an object remains at rest or in motion will be in rest or in motion unless and until an external force act on it। ठीक है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा तब तक वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा।